अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 33 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या, पर्सनैलिटी। अब इसमें क्या असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, यानी इसमें क्या क्या मेथड्स वेरी करते हैं या क्या क्या तरीक़ों से पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियरल असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है और प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अब सबसे पहले इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू क्या है, जो आप फेस टू फेस किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उससे वर्बल और नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या शामिल होता है कि आप उससे उसकी स्किल्स के बारे में या फिर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है या जो डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी पे या आप पे कि आप क्या पूछना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इंटरव्यू। उसके बाद बिहेवियरल असेसमेंट है, जब आप उसकी पर्सनैलिटी की खसूसियात को मेजर करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी आप खुद से ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या शामिल होता है कि आप मेजर करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसको आप स्टैंडर्ड तरीक़ों के साथ मेजर करते हैं। इसमें आप क्या चीज़ें देखते हैं कि इसमें आप वैलिड और रिलायबल जो मेथड हैं उनको आप फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। इसमें क्या होता है, जैसे आप इसमें कोई क्वेश्चनर तैयार करते हैं, उस क्वेश्चनर को आप डिवाइड करते हैं और उसके मुताबिक आप एनालाइज करते हैं कि इसमें मुझे क्या रिपोर्ट मिल रही है या मैं इस पर कैसे जज कर सकता हूँ पर्सनैलिटी को। उसके बाद MMPI है, यानी मिनीसोटा मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, ये एक यूनिक किस्म का टेस्ट था जिसको डेवलप करवाया गया लोगों में डिफरेंट तरह की डिफ़िकल्टीज़ को जज करने के लिए। यानी इस टेस्ट के ज़रिए क्या होता है, एक बिहेवियर लोगों का जज किया जाता था, उसके मुताबिक देखा जाता था अगर उनको दूसरी कोई बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, हिस्टेरिया है या शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये टेस्ट किया जाता था। और उसके बाद इसमें ये भी देखा जाता था कि स्टूडेंट्स को उनकी मेंटालिटी जज की जाती थी कि वो अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब वो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या आप कुछ और सेटअप उनके माइंड में है। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक्स हैं। इसमें क्या होता है, देखा जाता था कि कैसे आप एक जो पर्सन है उससे उसकी मेंटालिटी को कैसे जज कर सकते हैं, मतलब आप उसको डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स, उनको कोई खाके बना के देते थे, जैसे जिसमें ये देखा जाता था कि वो इससे क्या चीज़ें आपको डिस्क्राइब करते हैं। यानी उनको अगर आपने कोई स्टोरी या कुछ डिस्क्राइब करवाना है तो आप उसकी थोड़ी सी पिक्चर बना के देते थे और देखते थे कि ये अपने सेंस से इसको कैसे डिस्क्राइब करता है। ये क्या था। उसके बाद रिसर्च टेस्ट थे जिसमें TAT था, जिसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रिसर्च कहा जाता था। इसमें भी ये था कि आप सिंबॉलिक तरीके से, यानी इसमें क्या था कि आप कोई कार्ड्स या कोई ऐसी चीज़ें या ऐसे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किए जाते थे जिसमें लोगों को बताना होता था कि उनको ये कहा जाता था कि वो इससे कोई स्टोरी डिस्क्राइब करें या फिर कोई टाइटल इसको दें, यानी अपनी सेंस को यूज़ करके कुछ भी बताएं। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें आप डिफरेंट तरह के कार्ड्स फिगर्स उनके सामने रखते थे, कोई कॉम्प्लेक्स तरह की चीज़ें रख दी कि आप इनको जज करें, उनको देखें कि आप अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी स्किल से कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं या इसके बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। थीमेटिक अप्रोच टेस्ट में यही था कि इससे किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी का, उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता था कि अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है या तस्वीरें दी गई हैं तो वो अपने माइंड से, अपनी खसूसियात से, जो उसकी इनर खसूसियात हैं उनसे वो कैसी चीज़ें शेप देता है या कैसी स्टोरी बनाता है, यानी उसमें ज़्यादा गुड विशेज़ हैं, बैड विशेज़ हैं या उसमें क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद क्या, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या होती है, जहानत। हम कैसे इंटेलिजेंट को कंसीडर कर सकते हैं कि एक पर्सन कैसे इंटेलिजेंट है, या आप खुद को कैसे कैसे कह सकते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, या इंटेलिजेंट होने के लिए आपको किन चीज़ों को देखना पड़ता है, किन चीज़ों को जज करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोगों से, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी बेस पे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको किसी से प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होती है उसकी इंटेलिजेंस को शो करवाने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे डिफरेंट तरह के पजल्स लोगों को दी जाती हैं, या फिर जो डिफरेंट लोग ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है या किस लेवल पे इसका इंटेलिजेंट लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है फेल्डमैन के मुताबिक इंटेलिजेंट एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि आपको समझ देती है कि आपने दुनिया को कैसे समझना है, कैसे चलना है, आपका फोकस क्या है, आपने
जो आपको चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करना है, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंट को क्या कह सकते हैं कि आपके जो सब ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं उनका एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप जैसे जैसे लाइफ से सीखते जाते हैं आप अपना मेंटल लेवल डेवलप करते जाते हैं। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस जो आपका लेवल है वो आपको समझ की सलाहियत देता है, आपकी दिमाग की एबिलिटी को ज़्यादा करता है। जैसे सबसे ज़्यादा इसका अपने मेंटल लेवल को हाई करने का या इसको इस्तेमाल में लाने का अच्छा तरीका क्या है कि आप पज़ल्स को सॉल्व करें। जब भी आप पज़ल्स को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी जो दिमाग की जो एक्सरसाइज़ है वो तेज़ हो जाती है, वो तेज़ी से काम करता है और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो भी फ़ास्ट हो जाती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट क्या है कि अपनी सोच से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से यूज़ करके आप अपने इंटेलिजेंट लेवल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप दिमाग को यूज़ में लाते जाएंगे आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा, आपका दिमाग काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी और आपको सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा करने का मौका मिलेगा। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे आप विजुअल या कोई अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके सामने कोई स्टोरीज़ हैं या कुछ डिफरेंट तरह के, जैसे आपको कार्ड्स या कुछ शेप्स दी जाती हैं कि इनको आप आइडेंटिफाई करें या इन पे स्टोरी बनाएं, तो इससे आप अपने दिमागी सलाहियत को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप सोचते हैं, आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज़ होता है। उसके बाद इस पे थियरीज़ हैं। उसके बाद क्या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है कि इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या थी या किन किन लोगों ने इसको डेवलप किया या इस पे काम किया। तो उसमें सबसे पहले एक फ्रांसिस गैल्टन का नाम है जिसने चार्ल्स डार्विन का कज़न था और वो एक इंटेलिजेंस जीनियस फैमिली में पैदा हुआ और उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट था। उसको फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उसने साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की और वो उसने स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस, रिग्रेशन, प्रोटोजेनेटिक्स और इन चीज़ों पे उसने रिसर्च किया और इसने डेवलपमेंट की उसने। और उसका ये था कि उसने एक कॉन्सेप्ट डेवलप करवाया जिसको हेरिडेटरी जीनियस भी कहते हैं। उसके बाद उसका ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे था कि लोग अपने दिमाग को कैसे समझते हैं और वो एक इंडिविजुअल पे उसकी रिसर्च थी कि बायोग्राफिकली लोग कैसे इंटेलिजेंट होते हैं। यानी उसका ये मानना था कि जो एबिलिटीज़ होती हैं इंटेलिजेंस की या जो बंदा इंटेलिजेंट होता है कोई बच्चा या इस तरह, तो वो एक खुदा की तरफ से भी एक सलाहियत होती है लेकिन उसको मौरूसी तौर पे भी ये एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत मिलती है। यानी अगर उसके पेरेंट्स में से कोई इंटेलिजेंट है या उसकी जेनेटिकली उसकी फैमिली में कोई इंटेलिजेंट है तो उसको मौरूसी तौर पे भी ये चीज़ उसमें आ जाती है कि वो इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका ज़्यादा इस चीज़ पे ही था कि जो ज़्यादातर लोग हैं, जो ज़्यादातर जनरेशन है वो जेनेटिकली ही इंटेलिजेंट होती है। उसके बाद जेम्स एमसी मैकेन कैटल के बारे में है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और उसने मेंटल टेस्ट और इंटेलिजेंस को मेजर करने के जो तरीके थे उनको डेवलप करवाया। उसका ये रवैया, उसका ये मानना था, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि लोग जैसे अपने मेंटल टेस्ट को अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं वो दूसरे ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी जल्दी करते हैं। यानी वो अपनी इन चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को जल्दी क्लियर कर लेते हैं। अगर वो कुछ अच्छे तरीके से अपने कोई इंटेलिजेंस के टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनमें ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि वो बात को जल्दी समझ लें और उनको अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद उसने एक रिसर्च की या उसने 2 फैक्टर्स लिए जिसमें जी और जनरल इंटेलिजेंस था और दूसरा फैक्टर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था। अब उसके मुताबिक उसने कुछ लोगों को जी तरीके से मेजर किया और कुछ लोगों को एस तरीके से। उसने देखा कि जी वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है एस की बजाय। एस जो थे वो स्पेसिफिक फैक्टर थे और जी जनरल फैक्टर थे। जनरल फैक्टर लोगों में ज़्यादा थे उसके मुताबिक। उसके बाद और भी लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया कि इस तरह, मतलब इसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म ये निकाला कि इस तरह के फैक्टर्स सब लोगों में नहीं पाए जाते। कुछ लोगों में कुछ फैक्टर्स सोशली ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोगों में ये फैक्टर्स कम होते हैं। मतलब कुछ लोगों को का रुझान किसी चीज़ में ज़्यादा होता है, जैसे किसी का बैंकिंग में है, किसी का इकोनॉमिक्स में है, तो कुछ का सोशल एबिलिटीज़ में ज़्यादा होता है। यानी कुछ सोशल वर्क को या इस तरह के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप किसी को एक तरह से मेजर नहीं कर सकते या फिर आप उसका टोटल एक, ठीक है। फिर उसमें ये क्या हुआ कि जो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट था उसने अपनी वाइफ के साथ इसमें कंट्रीब्यूट किया। जैसे ये थॉर्नडिक था, उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया कि उसने 56 टेस्ट किए। उसने 240 कॉलेजेस में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें उसने एनालिसिस किया
और उसने देखा कि लोगों में क्या एबिलिटीज है, जैसे वर्बल कॉम्प्रीहेंशन था जिसमें उसने वर्ड्स को डिफाइन करने का टेस्ट किया, वर्ड्स फ्लुएंसी थी, ये ऐसे था कि लोग किस तरह सोचते हैं और कैसे एक फ्लो के साथ लिख सकते हैं और उसको कैसे बोल सकते हैं तेज़ी से। उसके बाद स्पेशल विजुअलाइजेशन थी जिसमें ऑब्जेक्ट दिए गए और बताया, उनसे कहा गया कि आप इनको रीडिंग करें या इसके बारे में कुछ स्टोरीज़ वगैरह या कुछ लिखें। उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड थी जिसमें ये देखा गया कि दो तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए जिसमें उनको बताना था कि इन चीज़ों में क्या डिफरेंट है। जैसे आप कई जगह पे आपको न्यूज़पेपर में अब ये भी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि दो डायग्राम्स बनी होती हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं जिनमें कुछ माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं और आपको नीचे ये उस पर रिटर्न होता है कि इसमें फाइंड आउट करें कि क्या क्या इसमें चेंजेस हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों के साथ शेयर की गई, उनको देखा गया कि कौन रैपिडली इसको सॉल्व करता है। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग थी, लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट था जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी गई। उसके बाद नंबर अरिथमेटिक एबिलिटी थी जिसमें मैथमेटिकल या अरिथमेटिक टास्क उनसे फिल करवाए गए। मेमोरी थी, देखा गया कि लोग कितने टाइम में कितनी चीज़ों को कितनी देर तक याद रख सकते हैं। उसके बाद आरबी कैटल एंड JL हॉर्न्स थ्योरी, क्रिस्टलाइन एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस इनकी थ्योरी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और 1960s में डिफरेंट तरह के एनालिसिस इन्होंने इंटेलिजेंस को लेके करवाए, जैसे क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस था और फ्लूइड इंटेलिजेंस था, यानी इनके नाम से ही ये टेस्ट फेमस हो गए। जैसे क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस था, इसमें क्या था कि इसमें इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता था जिसमें लोगों से एजुकेशन और कल्चर के बारे में इन्फ्लुएंस लिया जाता था, मतलब उनसे इसके रिलेटेड देखा जाता था कि लोग उनके पास कितनी वोकेबलरी है, कितना नॉलेज है, वो अपने आसपास से कितना सीखते हैं, कितना उनका नॉलेज कल्चर के बारे में और एजुकेशन के बारे में कितना है, यानी वो अपनी ज़िंदगी से क्या क्या कुछ सीख चुके हैं। और उस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे, मुआशरे की तब्दीलियों के बारे में, उनकी तालीम के बारे में। फ्लूइड इंटेलिजेंस ये क्या था, ये बायोलॉजिकल फैक्टर से मुतासिर था। ये इंसान की जो जहनी नशोनुमा थी या उसका जो जहन जिन चीज़ों पे काम करता था या जिन चीज़ों की वजह से काम करता था, ये उस पर इसकी रिसर्च थी या उस पर ये टेस्ट करवाता था, जैसे मेमोरी पे और लोगों को कहा कि मेमोरी कितनी है, वो चीज़ों से कितना सीख रहे हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के साथ मेमोरी पे क्या फ़र्क पड़ता है, या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंटेलिजेंस का लेवल क्या होता जाता है। यानी इसने इंटेलिजेंस को बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू डेवलप करवाया और उन पे रिसर्च की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्लिफोर्ड का नज़रिया था। ये इसको नज़रिए का मॉडल भी कहा जाता है, यानी इंटेलिजेंस मॉडल भी था जो SOI भी कहलाता है। इसमें उसका क्या कहना था कि इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस और डिफरेंट तरह के जो ख्यालात हैं उनका मजमुआ है। यानी एक चीज़ को आप इंटेलिजेंस से रेफ़र नहीं कर सकते, आपकी डिफरेंट तरह की थिंकिंग, आपकी जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं वो सब मिल के आपकी इंटेलिजेंस को शो करवाती हैं। और उसका ये ख्याल था कि इंटेलिजेंस एक डिफ़िकल्ट काम है, कोई इसके बारे में सोचना या किसी एक आंसर के बारे में आप ज़हनी तौर पे आप इंटेलिजेंस को बयान नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उसने इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट की और उसने 180 फैक्टर्स को शामिल किया, जिसमें उसने ये डिफरेंट फैक्टर्स बताए और उसने ये बताया कि सोचने की डिफरेंट सलाहियतें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे एबिलिटीज़ होती हैं जिसमें इवैल्यूएशन शामिल है और कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल है, यानी जो आप कुछ खुद से सोचते हैं और कुछ आप बाहर के फैक्टर्स को लेके सोचते हैं। उसके बाद मेमोरी रिटेंशन है और मेमोरी रिकॉर्डिंग है, कॉग्निशन है। उसके बाद कंटेंट्स है। कंटेंट्स क्या होता है, जो आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे आप किसी फैक्टर के बारे में सोचते हैं, जैसे आप किसी फैक्टर के बारे में पोटेंशियली अपनी सलाहियत को बुरे का ला के सोचते हैं, जैसे विजुअली सिम्बॉलिकली कुछ सोचते हैं, सेमेंटिकली कुछ सोचते हैं। उसके बाद क्या बिहेवियरल प्रोडक्ट्स, ये जैसे आप कुछ चीज़ों के बारे में कुछ काम करके या उस पर रिसर्च करके या उससे कुछ फ़ायदा लेके उसके बारे में फिर सोचते हैं, यानी उस पर रिसर्च करके सोचते हैं। जैसे यूनिट्स हो गए, क्लास रिलेशंस हो गए, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, यानी कुछ चीज़ों को आप खुद से उस पर रिसर्च करके या फिर जब उस पर काम करते हैं तो तब उनके बारे में आपको इसका पता चलता है कि ये कैसे है और आप उसके बारे में सोचते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपने असेसमेंट देखनी है, इसमें जो 5 पॉइंट हैं आपने इनको माइंड में रखना है कि ये क्या है 5 पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद
इसमें जो ये MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, ये एक डेवलपमेंट थी साइकोलॉजी में और बीमारियों को जज करने के लिए। तो उसको आपने ज़रूर अच्छे तरीके से माइंड में रखना है कि ये क्या होता है। उसके बाद आपने इसमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखनी है। इंटेलिजेंस की आपने यहाँ पे डेफिनेशन करनी है। आपके साथ 3 डेफिनेशन यहाँ पे शेयर की गई हैं, आप कोई एक अच्छी सी डेफिनेशन कर लें। उसके बाद आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो ये है कि जहाँ पे जो उन्होंने एक टेस्ट करवाया था, एनालिसिस करवाए थे, उसमें क्या पॉइंट थे, ये आपने जो इसके पॉइंट्स के नाम है ये आपने याद रखने हैं कि उसमें पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। जैसे वर्बल कम्प्रीहेंशन था, वर्ड फ्लुएंसी था, स्पेशल विजुअलाइजेशन था, ये सब पॉइंट। उसके बाद एंड जैसे जो टेस्ट के नाम है क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये साइकोलॉजिस्ट के नामों के साथ है, तो इनको आपने सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये जो SOI है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसको आपने माइंड में रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि SOI क्या स्टैंड फॉर होता है। और बाकी आप एक दफ़ा थॉरली इसको ज़रूर पढ़ लें ताकि ऑब्जेक्टिव में इजी रहे। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और पास्ट पेपर मैंने काफ़ी सारी बुक्स के जो मुझे पॉसिबल मिले मैंने उनको अपने ब्लॉग पे शेयर किया हुआ है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।